नमस्कार, मैं शेषनाथ चौधरी और आप देख रहे हैं खबर समय लाइव। आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो 34 सालों से चर्चा का विषय रहा। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि उसमें सुधार की गुंजाइश बनती रही, पर अब तक लोग सुधार से वंचित थे। बात करें शिक्षाई व्यवस्था के ऊपर। आपको बता दें कि कल ही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, एमएचआरडी की तरफ से दरअसल इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, मुहर लग चुकी है। बाकायदा जो मसौदा तैयार किया गया था उसको अंतरिम रूप दिया जा चुका है। मैं बात कर रहा हूँ नई शिक्षा नीति के बारे में, जो 34 साल बाद हमारे समक्ष एक नए ढांचे के रूप में आई है। ये नई शिक्षा नीति दरअसल 1986 के बाद पहली बार अब 2020 में लागू की गई है। यानी इन 34 वर्षों में वही पुरानी शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षाई व्यवस्था चल रही थी। भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 64 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं पर या उनके आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव पारित या प्रकाशित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान, कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। मई 1986 में शिक्षा नीति आई, जिसकी व्यवस्था अब तक चल रही थी। अब जब नई शिक्षा नीति आ चुकी है तो ऐसे में प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई है। शिक्षाविदों की प्रतिक्रियाएं, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं, छात्रों की प्रतिक्रियाएं, कॉलेज स्कूलों में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आनी स्वाभाविक थी और आ रही हैं। अधिकतर लोगों ने एक शिक्षा नीति का बाहें खोलकर स्वागत किया है, क्योंकि ये जो शिक्षा नीति है अब भारत के लिए, भारतीय शिक्षाई व्यवस्था के अंतर्गत एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है, या यूँ कह ले कि मील का पत्थर साबित होने जैसा है। अब तक जो बोझ रूपी शिक्षा का बोझ छात्रों पे था, उसको कम करने का भरसक प्रयास इस शिक्षा नीति के माध्यम से किया गया है। इस पर बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी मुख्य बातें हैं जो इस शिक्षा नीति के अंतर्गत शामिल की गई हैं। लेकिन उसके पहले सिलीगुड़ी के अलग अलग कुछ स्कूलों के शिक्षकों से हमने बात की, शिक्षाविदों से हमने बात की, साहित्यकारों से बात की, उनकी क्या प्रतिक्रिया है आप ज़रा देखिए। नमस्कार, मैं शेषनाथ चौधरी कैमरा पर्सन रविंदर के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का खबर समय लाइव पर। नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। हालांकि इसका मसौदा 2019 में ही बनकर तैयार था और पिछली जो शिक्षा नीति थी, शिक्षाई व्यवस्था थी, जो शिक्षाई व्यवस्था चल रही थी, दरअसल वो 34 सालों से एक ही शिक्षा नीति के अंतर्गत चल रही थी। 1986 के बाद यशपाल समिति बनी, पर कोई शिक्षा में उतना अलग से बदलाव देखने को नहीं मिला, या ये यूं समझ ले कि शिक्षाई व्यवस्था में कोई नई व्यवस्था लागू नहीं की गई। पर अब नई शिक्षा नीति आने से अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही है और ज्यादातर रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव। इसी सिलसिले में हम इस समय मौजूद हैं सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल के शिक्षक जो रिटायर हैं, पर वर्तमान में भी अपनी सेवाएं वहां दे रहे हैं और अपनी मधुर वाणी और उत्तम विचारों के लिए जाने जाते हैं, श्री इंद्रजीत सर। हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? समय परिवर्तनशील है। समय के साथ प्रत्येक चीजों में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। वर्तमान शिक्षा नीति सरकार ने जो लागू की है वह नितांत आवश्यक है और समय के साथ जरूरी है। वर्तमान सरकार जो शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहती है, वास्तव में वह समय के साथ समीचीन है, क्योंकि इसमें ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जो हमारे छात्रों के बहुमुखी प्रतिभा को विकसित करने में सहायक होंगे एवं उनके भावी जीवन में तरह तरह के जो रचनात्मक कार्यों में उनको संलग्न करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। विशेष रूप से इसमें जो कौशल विकास है, वाणिज्यिक शिक्षा है, ऐसे जो है बहुत ही आवश्यक है। और
सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है छात्रों को ग्रेजुएशन लेवल पर भी अगर 1 वर्ष का है तो उसमें सर्टिफिकेट दी जाएगी, डिप्लोमा दिया जाएगा, फिर 3 वर्ष पूरा होने पर डिग्री दी जाएगी। जो छात्र इससे वंचित होते थे, बहुत ही सफलीभूत प्रयोग है यह। अगर इस ढंग से लागू हो जाता है तो बच्चों को 1 वर्ष के शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, उसी से वो कहीं रोजगार प्राप्त कर सकता है और भविष्य में भी अगर उसकी वो पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद उसकी शिक्षा ब्रेक हो जाएगी, भविष्य में भी वो पढ़ सकता है। और सबसे अच्छी बात हमको यह लगी कि हमारे यहाँ विद्यालयों में तरह तरह के पाठ्यक्रम तो लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रेंड शिक्षक नहीं होते हैं और इसमें जो है पेशेवर शिक्षकों की, पेशेवर लोगों की नियुक्ति की जाती है, जैसे संगीत है, कला है इत्यादि। और स्थानीय भाषा की सबसे बड़ी बात है कि इसमें मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की गई, ये बहुत ही किसी देश के लिए अच्छी। शिक्षकों के इंटरव्यू पर नहीं, शिक्षकों के 4 साल का पाठ्यक्रम किया गया है। जी, जी, मेरा मेरा ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि वो एग्जाम देते हैं, अभी तक व्यवस्था थी कि सीटेट उन्होंने कर लिया, उसके पहले बीएड या डीएलएड किया हुआ है, सीटेट या किसी स्टेट का उन्होंने क्लियर कर लिया टेट एग्जाम, तो उसके बाद डायरेक्टली उनकी नियुक्तियां होती थी, चाहे वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हो, पंचायत स्तर से लेकर उच्च स्तर तक। लेकिन अब उसमें एक पॉइंट दिया गया है कि उनका डेमो क्लासेस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी होगी। इस पर आपकी राय? बहुत जरूरी है, क्योंकि आज घर में बैठे बैठे लोग बीएड कर ले रहे हैं, जिनको कोई व्यावहारिक नॉलेज नहीं है, व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होने चाहिए। अगर सही ढंग से ट्रेंड शिक्षक होंगे, वही बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन आज यह देखा जा रहा है कि केवल मात्र जो शिक्षक है, कहीं रहते कहीं पर है, कहीं जाकर डिग्री घर में बैठे बैठे ले लिए और वैसे शिक्षक नौकरी उनको मिल जाती है, लेकिन बच्चों का अहित होता। नई शिक्षा नीति जो आई है, यह 92 के बाद संशोधन किया गया है। मेरे विचार से यह संशोधन जो आया है वह चिर प्रतीक्षित है। छात्रों के सर्वांगीण विकास का ख्याल किया गया है। यह उनके ऊपर जो अनावश्यक सैद्धांतिक शिक्षा का बोझ था, पुस्तकों का बहुत ज़्यादा भार बच्चे छोटे उम्र से ही उठाते थे, उसको कम किया गया है। अनावश्यक परीक्षाओं को कम किया गया है और इस तरह उनके सामने काफ़ी विकल्प भी रखा गया है। यह शिक्षा उनके लिए ज़्यादा व्यवहारिक होगी। वोकेशनल शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया है। यह शिक्षा रोजगारोन्मुखी होगी और आने वाले समय में हम समझते हैं कि बच्चे अपने पसंद के अनुसार शिक्षा को ग्रहण करते हुए एंजॉय करेंगे। कॉमन शिक्षा पद्धति को लागू किया गया है, जो प्राय सब जगह प्राइवेट स्कूल्स हो, पब्लिक स्कूल्स को उसको फॉलो करना होगा। आने वाला समय यह बताएगा यह शिक्षा कितना हद तक बच्चों के विकास में सार्थक हो रही है। यह तो ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में तैयार होते हैं वही उच्च विद्यालय के लिए फीडबैक होते हैं और वहाँ से वो मनोनुकूल तैयारी कर पाते हैं और 5वीं वर्ग में परीक्षा होगी तो वे उनका सर्वांगीण ज्ञान जो अर्जन हुआ, कितना वे अनुकूल हो पाए, कितना वे आने वाले समय के लिए आगे की शिक्षा के लिए तैयार हुए, यह सब कुछ वे समझ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि यह व्यवस्था जो प्राइमरी से हाई स्कूल को जोड़ना और उनके लिए परीक्षाओं को अनावश्यक कम करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक शिक्षा की ओर उनको लाना, यह निश्चित रूप से छात्रों के विकास के लिए उपयोगी होगा, मुझे विश्वास है। जी सर, एक और सवाल जो काफ़ी अहम है और बहुत सारे लोग इस पे चिंतित भी हैं, थोड़ा-सा प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं, वो ये है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो शिक्षकों का जो जॉइनिंग करवाई जाती थी, यूँ कह लें कि शिक्षकों की नियुक्तियाँ जो होती थी पहले, वो सीटेट पास करके बीएड चाहे डीएलएड किया हो, तो सीटेट या स्टेट की जो टेट होती है उसको पास करके उसकी होती थी। पर अब ये कहा गया कि उनका इंटरव्यू भी होगा, बाकायदा डेमो क्लासेस भी होंगे। इंटरव्यू वाला जो सेक्शन है, चूँकि आप एक शिक्षक हैं, आप इस पे बेहतर कह सकते हैं, इस पे कई लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि यहाँ पे घपला भी हो सकता है। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि इंटरव्यू जरूरी है शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए, इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में और मदद मिलेगी, या फिर प्रश्न चिन्ह आपके भी मन में है?
आगे भी शिक्षकों की नियुक्ति में साक्षात्कार इंटरव्यू अनिवार्य माना गया है। यह पहले से चली आ रही है, उनका डिमॉन्स्ट्रेशन भी होता है। मैं समझता हूँ कि दोनों ही जरूरी है। जो साक्षात्कार होता है उसमें विद्यालय के हित के अनुसार जो वहाँ बोर्ड होता है वो देखता है कि उस विद्यालय के जो टीचिंग रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार शिक्षक अनुकूल है कि नहीं, और बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व के विकास का आंकलन उसे साक्षात्कार लेने वाले माननीय सदस्य लोग कर लेते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेशन में देखा जाता है कि वे जो कुछ ज्ञान प्राप्त किए हैं शिक्षक बनने के लिए उसका बच्चों के सामने कितना उपयोगी ढंग से, रोचक ढंग से, व्यवहारिक सरल ढंग से उपस्थित कर पाते हैं। यह दोनों ही मेरे विचार से बहुत जरूरी है। तो 34 सालों के बाद इस नई शिक्षाई व्यवस्था के बाद चर्चाओं का दौर जारी है और इन्हीं चर्चाओं में हम भी शामिल हैं ताकि आप तक शिक्षाई व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की राय पहुंचा सके। इसी क्रम में शिक्षकों से बात करते करते हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी मैम के घर पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स स्कूल में कार्यरत है हिंदी और इतिहास की शिक्षिका के तौर पे। साथ ही साथ इनसे भी लगातार बच्चे प्रेरणा पाकर अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला रहे हैं, अमूल परिवर्तन ला रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते जानते हैं कि नई शिक्षाई व्यवस्था छात्रों के कितने हित में और खास तौर पे लड़कियों को क्या फायदा मिल सकता है इससे। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। अभी जो शिक्षा बदली है इससे लड़कियों को बहुत कुछ फायदा होगा। बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने के अलावा और भी बहुत कुछ सीख सकेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन ये जो एग्जाम जो बदला है, एग्जाम नहीं बदलना चाहिए था। एग्जाम जो बदल गया है उसके चलते बच्चे थोड़ा पढ़ने में कम रुचि लेंगे, क्योंकि एग्जाम होते रहने से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। एग्जाम के बहाने उन्हें पढ़ने की ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और ज़्यादा पढ़ते हैं। एग्जाम नहीं होने के चलते बच्चों में पढ़ने की उतनी क्षमता नहीं रहेगी, उतना वो लोग मेहनत नहीं कर पाएंगे। बाद में भी जा कर के धीरे धीरे जब कंपटीशन देने जाएंगे तो उतना समय तक नहीं पढ़ सकेंगे जितना उन्हें पढ़ना चाहिए। ऐसे ये शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और बच्चे बहुत कुछ इससे सीखेंगे। और बस इतना ही। मैम 34 साल लग गया नई शिक्षा व्यवस्था आने में। आपको लगता है कि बीच बीच में असेसमेंट होना चाहिए इसके अंदर भी ताकि जो वर्तमान जरूरतों के हिसाब से जो परिवर्तन जरूरी है उसको इंक्लूड किया जा सके? आपको ऐसा महसूस होता है? हाँ, इस जो 34 साल लग गया इसको बीच में इसमें बदलते रहना चाहिए। बदलने से बच्चों में सीखने की क्षमता ज्यादा होती है और नए नए चीज बच्चे जागरूक होकर के सीखते हैं। ठीक है मैम। मैम ने हमें बात करने से पहले ही बताया था कि आज उनका व्रत है तो बहुत अधिक विचारों को नहीं व्यक्त कर पाएंगी, पर उनकी प्रतिक्रिया आ गई और प्रतिक्रिया स्पष्ट तौर पे यह संकेत करती है कि शिक्षाई व्यवस्था निश्चित तौर पे बच्चों के हितकर है। पर जो एग्जामिनेशंस का सिस्टम है आप यानी जहां तक बातें हैं ये है कि बहुत जगहों पे एग्जाम्स को कम कर दिया गया है। जो साल भर में कई एग्जाम्स कंडक्ट होते थे या फिर किताबों के बोझों को भी कम किया गया है। ऐसे में मैम का कहना है कि एग्जाम्स अगर ज्यादा होंगे तो वो और अधिक बच्चों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करेंगे। खैर, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ। लोगों की प्रतिक्रियाएं, खासतौर पर शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं अब तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए खबर समय। तो इस नई शिक्षाई व्यवस्था के अंतर्गत कौन से आमूल परिवर्तन किए गए हैं और ये कितना छात्रों का हितकर है या फिर शिक्षाई व्यवस्था के अंतर्गत इस शिक्षा नीति का क्या योगदान होने वाला है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और उन चर्चाओं को अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं जानी मानी शिक्षिका हैं, प्रधानाचार्य भी हैं, खुद प्रिंसिपल है HB विद्यापीठ की अर्चना मैम के पास। अब जानते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है और ये कितना खुश है या फिर इनके मन में कोई प्रश्न इसको लेकर है। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार खबर समय की टीम को। जी मैम, ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि अब नई शिक्षा व्यवस्था आ गई है, अब इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी चीजें चेंज की गई हैं और आपको तो पता ही है कि 34 साल बाद ये बदलाव देखने को मिला है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस शिक्षाई व्यवस्था पे क्या है? सबसे पहले तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मैं हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये 34 साल बाद नहीं, इससे बहुत पहले ही आना चाहिए था। इस शिक्षा नीति से हम सभी शिक्षक और शिक्षण संस्थान बहुत खुश हैं, क्योंकि शिक्षा नीति जो आई है वो बच्चों के
फ्यूचर को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए बनाई गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शिक्षा नीति से बच्चों का स्किल डेवलप होगा। उनके जो एजुकेशन में केवल किताबी ज्ञान ना होकर उनको टेक्निक ज्ञान की तरफ बच्चों का रुझान ज़्यादा होगा और बच्चे अपनी जीविकापार्जन इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अभी हमारी जो पहले जो शिक्षा एजुकेशन आज से 30-34 साल पहले था, वही रिपीट कर दिया गया है कि क्लास 11 तक आपको स्कूल से एजुकेशन आप जुड़े रहेंगे और 12 से आपका हायर एजुकेशन, अर्थात आपको भी हायर एजुकेशन के लिए 4 साल आपको देना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा हुआ है क्योंकि जब क्लास 12 में बच्चे पहुंच जाते हैं तो उनकी कॉलेज लेवल की थिंकिंग जो शुरुआत हो जाती है। हम लोगों ने इसी प्रकार से एजुकेशन ग्रांट किया था, परंतु बात ये रह गई है कि अभी जो हायर एजुकेशन के लिए 4 साल का जो कोर्स कर दिया गया है, वो काफी बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा और अच्छा रहेगा। इसके लिए बच्चों को सीखने के लिए 4 साल डिग्री लेने के लिए 3 साल में उतना नहीं समझ पाए, एक साल प्रैक्टिकल बेस उनका कोर्स होकर रहेगा। ये एक्चुअली में देखिए, जो कैंडिडेट ये सोच लिए हैं कि हमको टीचिंग लाइन ही में जाना है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि एक टीचर बनने के लिए उसको 4 साल का यदि शुरू से वो कोर्स करता है तो वो हाउ टू बिकम अ गुड टीचर, उसकी ट्रेनिंग उसे मिलेगी और वो बहुत अच्छे तरीके से एक टीचिंग प्रोफेशन को चुनने जो जा रहा है, इस डिग्री के माध्यम से उसे बहुत ही हेल्प मिलेगा क्योंकि उसको केवल पढ़ना है मुझे एक अच्छा शिक्षक कैसे बनना है, एक शिक्षा नीति को कैसे बच्चों को मुझे उसके स्किल को डेवलप करना है। ये जो प्रोसेस आया है उससे हम लोग को जो शिक्षाविद है और शिक्षा से जुड़े लोग हैं, हम बहुत तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि घपला अगर करना चाहेंगे तो घपला होगा, अगर इसे ऑनेस्टी के साथ यदि किया जाए तो इंटरव्यू इज द बेस्ट सिलेक्शन पॉलिसी। आप अगर रिटर्न में पास हो गए हैं, ठीक है, परंतु आपको इंटरव्यू लेकर, आपका डेमोस्ट्रेशन लेकर तभी हम आपको समझ सकेंगे कि आप किस प्रकार के टीचर है। हमारे जैसे कोई भी स्कूल में देखिए, हमारे स्कूल में भी जैसे टीचर्स का इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद उसका डेमोस्ट्रेशन होता है। डेमोस्ट्रेशन के बाद ही हम जज कर सकते हैं कि बच्चे उसको कितना सीख रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। तो ये इंटरव्यू पॉलिसी, डेमोस्ट्रेशन पॉलिसी, ये बहुत ही परफेक्ट है, सटीक है। घपला तो हर डिपार्टमेंट में होता है और उम्मीद है कि न्यू शिक्षा पॉलिसी जो आ रही है घपले से दूर और एक स्वस्थ और सुंदर पॉलिसी बनकर हमारे सामने आएगी। और अगर किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में यदि राजनीति हस्तक्षेप नहीं करे तो शिक्षा का स्तर हमारा और भी अपग्रेड होगा और भी बढ़ेगा। तो अगर ये कानून लाया गया है कि शिक्षा में राजनीति कहीं हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो ये तो 100% स्वागत के योग्य ये जो कंसेप्ट आया हुआ है, इसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि राजनीति अपनी दिशा में बहे और शिक्षा अपनी दिशा में बहे, दोनों का सामंजस्य होकर देश का विकास नहीं हो सकता। शिक्षाविद को शिक्षा चलाने को दिया जाए, राजनीति जो है, राजनेता जो है वो अपने राजनीतिक उद्देश्य से अपने को करें। एक अंतिम क्वेश्चन मैम ये है कि प्री प्राइमरी को दरअसल सरकारी विद्यालयों में अभी तक शामिल नहीं किया गया था, उस लेवल पे हमने नहीं कहीं पाया था, पर इस शिक्षाई व्यवस्था के अंतर्गत, शिक्षा नीति के अंतर्गत हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं उसको भी ऐड किया जा रहा है ताकि बच्चों को उससे फायदा मिले। तो 1 से लेकर 5 तक ये प्राइमरी हो जाएगा। जैसे आंगनबाड़ी की, इसमें जो आंगनबाड़ी को जिस लेवल पे चलाया जा रहा है बहुत सारे राज्यों में, यहाँ भी अलग नामों से, तो वो ज्यादा अब उस पे ज्यादा फोकस करेगी सरकार ताकि बोझ कम किया जा सके और सुगम तरीके से वो आने वाले क्लासेस में उनको सफलता मिले। इस पे आप क्या, ये कैसा है? ये भी कंसेप्ट अच्छा है कि जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनको यदि गवर्नमेंट अपने तरफ से एक विकास की दिशा में ले जाना चाह रही है, उनकी स्किल को देखते हुए उनके लिए अगर पढ़ाई हो रही है, तो ये तो गवर्नमेंट का बहुत ही सुझाव और समझदारी वाला कदम कहना चाहिए कि इस दिशा पर सरकार 34 साल बाद जागृत हुई है और बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के विकास के लिए सरकार अग्रसर है, इसे कार्य कर रही है और ये आने वाले समय में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और सच में सराहनीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है बहुत ही उत्तम तरीके से बनाई गई है। इसी क्रम में हमने बात की बिहार राज्य के सिवान जिले के अंतर्गत रघुनाथपुर एक प्रखंड है, वहाँ राजपुर हाई स्कूल है। उस हाई स्कूल की प्रधानाचार्य
डॉक्टर किरण मिश्रा से। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वो एक साहित्यकार भी हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिख चुके हैं। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, फ़ोन पर उनसे हुई बातचीत को सुनिए और समझिए कि शिक्षा व्यवस्था ने किस तरीके से बच्चों के लिए एक नए रास्ते खोल दिए हैं। जी मैम, आपका स्वागत है। आप मैम, हम ये जानना चाह रहे हैं कि दरअसल जो नई शिक्षा नीति आई है उस पे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? जी धन्यवाद। देखिए, बहुत लंबे अंतराल के बाद शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति अभी इम्प्लीमेंटेशन की बाकी है। लागू होगा तो इसके बहुत बड़े फायदे होंगे बच्चों के लिए। उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदा होगा जो एजुकेशन को एक बहुत बड़ा हवा समझ के रखे हैं। उनके लिए प्रेशर रहता है हमेशा। डिग्री हासिल करना एक बहुत तनावपूर्ण माहौल में रहता है, और जहाँ बच्चों के लिए क्षेत्र का जो होता है, चुनाव जिस क्षेत्र में वो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए विषय बहुत ही कठिन और दुरूह हो जाता है। उनके लिए अब ये एक इजी मेथड हो जाएगा। क्लास 8 से ही वो लोग अपना डिसीजन ठीक से ले पाएंगे, और इसको एजुकेशन को वो लोग एंटरटेनमेंट की तरह ही लेंगे, और इतना उनके लिए कठिन नहीं रहेगा कुछ भी अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। एक्चुअली हमारे यहाँ मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है तो कई राज्यों में नहीं भी लागू होती है, और मातृभाषा के माध्यम से छोटे बच्चे जो शिक्षा लेते हैं उनसे क्या होता है कि वो अपने आप को उसी अनुरूप से ढालते हैं, जैसे कि वो महसूस करते हैं अपने आप को अपने घरेलू वातावरण में। इसलिए शिक्षा उनके लिए अब कठिन विषय नहीं रह जाएगा, और शिक्षा को वो रुचिकर ढंग से जी पाएंगे। और उनके पास तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे। पहले होता था क्या कि वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते थे कि साइंस ले कि आर्ट्स ले या कॉमर्स ले, इनके पास यही एक रह जाता था फील्ड। और अब ये डिसाइड करने के लिए उनके पास बहुत सारे चूजिंग एस्पेक्ट्स रह जाएंगे। कोई साइंस का बच्चा है तो वो वोकेशनल कुछ भी म्यूजिक या क्राफ्ट या समथिंग एल्स वो ले सकता है। उसके लिए अब ये इजी हो जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो रुचिकर होने वाला है। जी। और रही बात, आपने पूछा कि मतलब परिवर्तन होते रहना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूँगी कि शिक्षा को कठिन नहीं बनाया जाए। इसे एक डिग्री का माध्यम न समझ करके इसे जीवन को किस तरह से ढालें, और शिक्षा वही उपयोगी होता है जो जीवन को कारगर बनाता है, जीवन को जीने के लायक बना दे। शिक्षा वही शिक्षा है। एक जमाने में शिक्षा जो है वो निस्वार्थ सेवा थी समाज के लिए। तो बावजूद उसके भी, चूंकि हम लोग फिजिकल दुनिया में जी रहे हैं, तो हमें भी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने की इच्छा रहती है। फिर भी यह सामाजिक सम्मान के विषय की वस्तु है शिक्षक होना। और मैं यही कहूँगी कि कुछ भी तो सीखने को मिल रहा है। तो एज ए शिक्षिका मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरी यता से परिचय करा, मेरी जिंदगी कुछ नए मंजर दिखा, लोगों की बेरुखियों से बेजान रह जाऊं, ऐसा एक पत्थर का कलेजा मुझ में बसा, परिवर्तन तो होना है, होगा ही नितांत, अच्छा है सुखद के पल मेरी आंखों को जल्दी दिखा। बहुत खूब मैम। तो ये कहना था मैम का कि परिवर्तन तो होना है, होगा ही, और सुखद के पल मेरी आंखों को दिखा। उम्मीद है कि आपकी ये वाणी छात्रों तक पहुंची होगी, लोगों तक पहुंची होगी, और शिक्षा व्यवस्था को और करीब से वो समझ पाए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, खबर समय से बात करने के लिए। धन्यवाद। अब आते हैं मुख्य बातों पर। जरा सा गौर कीजिए, आप विजुअल्स को देखिए कि कौन सी 5 बड़ी बातें हैं जो इस शिक्षाई व्यवस्था के अंतर्गत शामिल की गई हैं। वो 5 बातें ये हैं। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 6% तक शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाया जाएगा, जो कि अभी करीब 4.43% के करीब है। दूसरी बात है कि 5वीं की कक्षा तक मातृभाषा का शिक्षा या मातृभाषा शिक्षा का एक माध्यम बनाया जाए। हालांकि इसको राज्यों के अपने अपने हिसाब से भी इसको लागू किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था है इसमें। नई नीति में तीसरी बात इसमें यह है कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू किया गया है। खरे जो कि अधिकारी हैं शिक्षा के अंतर्गत, उन्होंने बताया कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाता है कोई बच्चा, तो उसके पास कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कूल पाठ्यक्रम को मेन कॉन्सेप्ट में कम किया जाएगा। इसके साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा
2006 से ही व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण भी इसमें शामिल किया गया है। पांचवी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक 5+3+3+4 पैटर्न पर पढ़ाई होगी। एक और बात, जो पहले बीएड 2 सालों की हुआ करती थी ग्रेजुएशन के बाद, अब वो 12वीं के बाद भी अगर कोई छात्र चाहता है कि मैं शिक्षक बनूं तो 12वीं के बाद ही बीएड में वो प्रवेश ले सकता है। एंट्रांस के आधार पे 4 सालों का बीएड उसे करना पड़ेगा। अगर कोई ग्रेजुएट व्यक्ति है तो उसे 2 साल का, और अगर किसी ने मास्टर कर लिया है तो उसे 1 वर्षीय बीएड करना होगा। तो ये मुख्य बातें हैं। तो ये थी हमारी खास पेशकश शिक्षाई व्यवस्था के ऊपर। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कौन से आमूल परिवर्तन किए गए हैं और किस तरीके से ये शिक्षाई व्यवस्था, ये शिक्षा नीति आने वाले समय में बच्चों के लिए हितकर साबित होगा। इसमें कुछ और बातें, जैसा कि आपने देखा वीडियोज़ में, शिक्षकों से जब हमने पूछा था जो पाठ्यक्रम कम किया गया है या फिर जो नई नियुक्तियाँ होंगी शिक्षकों की, उस प्रोसेस के बारे में, तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो इंटरव्यू वाला सेक्शन शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए शामिल किया गया है वो कितना कारगर साबित हो सकता है। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।